आप हर सीन के बाद यही सोचेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है, लेकिन फिल्म हर बार आपकी सोच से बिल्कुल अलग मोड़ ले लेती है। और जैसे जैसे कहानी क्लाइमैक्स के करीब पहुंचती है ना, वैसे वैसे इसके राइटर और डायरेक्टर एक के बाद एक ऐसे मास्टर स्ट्रोक खेलते हैं कि आखिरी कुछ मिनटों तक आपकी सारी थ्योरी गलत साबित हो जाएगी। तो आज हम बात करने वाले हैं 2026 में रिलीज हुई मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म बाल एंड द बॉय की। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन को। मूवी की स्टार्टिंग होती है महिला जेल को दिखाते हुए, जहाँ पे हम एक औरत को देखते हैं जिसकी सज़ा पूरी हो चुकी थी और आज आखिरकार उसकी रिहाई का दिन था। यहाँ पर हम उसके 5 साल के छोटे बेटे को भी देखते हैं जो कि इसी के साथ इस जेल में था। जेल छोड़ने से पहले उसकी मुलाकात जेल के अंदर श्यामना नाम की एक महिला से होती है जिसका जेल के अंदर काफ़ी ज़्यादा दबदबा था। जाते जाते श्याम एक कागज़ पे अपना नंबर लिखकर उस औरत को देते हुए कहती है कि वो भी कुछ दिनों में जेल से बाहर आ जाएगी, इसलिए उसे कॉल करना और ये कभी मत भूलना कि उसकी सज़ा कम करवाने में उसने कितनी मदद की थी। और उसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस अफसर उस औरत के लिए एक NGO का कार्ड पकड़ाते हुए कहती है कि अगर नई ज़िंदगी शुरू करनी है तो वो वहाँ पर चली जाए, वो लोग नौकरी दिलाने में उसकी मदद कर देंगे। लेकिन जैसे ही वो औरत जेल से बाहर निकलती है, वो सबसे पहले श्यामना का दिया हुआ नंबर और NGO का कार्ड दोनों ही फेंक देती है, मानो वो अपने अति से जुड़ी हर निशानी को हमेशा के लिए पीछे छोड़ देना चाहती हो। देन हम देखते हैं वो औरत अपने बेटे के साथ बस में बैठकर एक छोटे से कस्बे में पहुंच जाती है, जहां पर एक होटल में खाना खाते वक्त उसकी नज़र होटल के बुजुर्ग मालिक पर पड़ती है, जो कि बढ़ती उम्र की वजह से अकेले होटल संभालने में काफ़ी ज़्यादा परेशान था। तब वो औरत उससे काम मांगती है और कहती है कि उसे पैसों की बहुत ज़रूरत है, बस 2 वक्त का खाना मिल जाए वही उसके लिए काफ़ी है। एंड वो औरत अपनी पहचान छुपाने के लिए एक झूठी कहानी भी सुना देती है। उसका कहना था कि उसके पति की मौत हाथी के हमले में हो गई थी, जिसके बाद दोनों माँ बेटे बिल्कुल अकेले पड़ गए और घर छोड़कर भटकते भटकते यहाँ तक आ पहुँचे। उसकी मजबूरी देखकर बुजुर्ग मालिक को उस पर दया आ जाती है और वो उस औरत को अपने होटल में काम पर रख लेता है। एंड वो औरत यहाँ पर उस आदमी के लिए अपना नाम इंदू बताती है और अपने बेटे का नाम अभिजीत बताती है। एंड हम देखते हैं धीरे धीरे इंदू पूरी लगन और पूरी ईमानदारी के साथ होटल में काम करने लगती है, जिसकी वजह से पहले से सुस्त पड़ा वो छोटा सा होटल फिर से काफ़ी अच्छी तरीके से चलने लगता है। एंड वो दोनों वहीं पर रहने लगते हैं। आसपास के लोग भी सोचने लगते हैं कि आखिर इस बुज़ुर्ग आदमी का इन माँ बेटे से क्या रिश्ता है। कुछ दिन के बाद हम देखते हैं दादाजी इंदू से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और वो होटल में नहीं बल्कि उसे अपने घर में रखना चाहते थे। एंड वो इंदू से कहते हैं कि बेटा तुम मेरे घर पे रहो और आज के बाद तुम मेरी बेटी और तुम्हारा बेटा मेरा पोता बनकर रहेगा। लेकिन इंदू का इरादा कहीं पर भी टिकने का नहीं था, इसलिए अगली सुबह जब दादाजी होटल पहुंचते हैं तो वो दुकान पर ताला लटका हुआ पाते हैं और चाबी भी बाहर रखी हुई थी, लेकिन इंदू और अभिजीत वहाँ से जा चुके थे। रास्ते में अभिजीत अपनी माँ से पूछता है कि माँ हम दादाजी को छोड़कर क्यों आ गए, वो तो हमारे अपने जैसे बन गए थे। तो इंदू मुस्कुराते हुए बस इतना कहती है कि हम दोनों ही एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं, हमें किसी और की आदत नहीं डालनी चाहिए। थोड़ी देर के बाद अभिजीत फिर पूछता है तो अब हमारी नई कहानी क्या होगी और मेरा नया नाम क्या होगा। इंदू उसके कान में धीरे से नया नाम बताती है, अवशेषण। इसके साथ ही दोनों एक बार फिर अपनी पुरानी पहचान पीछे छोड़कर नई जिंदगी की तलाश में एक नई जगह पर निकल पड़ते हैं और इस नए शहर में पहुंचते ही वो एक बार फिर अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए फैक्ट्री में काम करने लगती है। साथ ही एक पुरानी मूवी थिएटर में भी वो साफ सफाई करने लगती है। लेकिन उसकी ये नई जिंदगी भी ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाती और एक दिन थिएटर का मालिक उसे कहता है कि अभी तक गाँव से तुम्हारा ID कार्ड नहीं आया क्या? कल तक ID कार्ड लेके आना, नहीं तो काम पर आने की ज़रूरत नहीं है। और बस यही बात सुनते ही इंदू समझ जाती है कि अब यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। और उसी रात वो अपना सामान समेटकर अपने बेटे को लेकर फिर से एक नई जगह पर निकल पड़ती है। नई जगह पहुंचकर इंदू एक दुकान में काम पकड़ लेती है, लेकिन वहाँ भी एक आदमी उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है और इस बार इंदू चुप नहीं रहती और उसी पर हमला कर देती है। नतीजा वही होता है जो हर बार होता आया था, रातों रात दोनों फिर से उस शहर को छोड़ देते हैं। एक्चुअली हर नया शहर उसके लिए एक नई ज़िंदगी लेके आता था, नया नाम, नई पहचान, नया किस्सा और नया अतीत। जहाँ भी वो जाते इंदू सबसे पहले अपने बेटे को पुरानी कहानी दोबारा से याद करवाती। वो कहती जो कहानी मैंने पहले सिखाई थी उसे भूल जाओ, अब अगर कोई पूछे तो सिर्फ यही नई कहानी बतानी है। इतना ही नहीं, वो उसे ये भी समझाती थी कि किसी से ज़्यादा बात मत करना और अगर कभी पुलिस दिखाई दे तो उनसे जितना दूर हो सके दूर ही रहना। खैर, हम देखते हैं एक शहर में जाकर के इंदू ने अपनी पहचान बदल ली और ख़ुद को मुस्लिम महिला तक बता दिया और वो एक फैक्ट्री में काम करने लगी।
वहाँ की एक औरत ने उससे शादी कराने की बात छेड़ दी, लेकिन इंदु किसी भी रिश्ते में बंधना नहीं चाहती थी। उसे लगा कि अगर वो यहाँ पर ज़्यादा देर रुकी तो उसकी सच्चाई सामने आ सकती है, इसीलिए वो वहाँ से भी चुपचाप निकल गई। लेकिन किस्मत से कब तक भागा जा सकता था। एक नई फैक्ट्री में काम करते हुए अचानक इंदु की नज़र एक ऐसे आदमी पर पड़ती है जो कभी उस बुजुर्ग दादाजी के होटल में आया करता था, और अगले ही पल वो आदमी इंदु को पहचान लेता है। लेकिन इस बार इंदु ने अपनी पूरी पहचान बदल रखी थी। उसने अपना नाम मैरी और अपने बेटे का नाम बेनी बताया हुआ था। उसे शक हो जाता है, इसलिए वो इंदु से सवालों की छड़ी लगा देता है। सबसे पहले वो कहता है कि तुम्हारा नाम तो इंदु था ना, ज़रा अपने वोटर आईडी दिखाना। तभी फैक्ट्री का मालिक बीच में बोल पड़ता है कि इसने तो अपना नाम मैरी बताया है। इसके सारे डॉक्यूमेंट लैंडस्लाइड में बह गए थे। लेकिन उस आदमी का शक अभी भी ख़त्म नहीं होता। वो पूछता है कि तुम्हारे पति का नाम क्या था, वो क्या काम करता था। इंदु बिना पल एक रुके जवाब देती है, उसका नाम लोका था, वो मैकेनिक था। फिर अगला सवाल आता है, तुम्हारा घर कैसा था, घर का रंग कैसा था, कोई गाड़ी थी क्या। इंदु तुरंत कहती है कि हमारा तो घर सफ़ेद रंग का था, घासूस का बना हुआ था, हमारे पास एक स्कूटर भी था। तभी हम यहाँ पे उस औरत के बेटे को देख पाते हैं जिसका नाम अभी उसने बेनी बताया था, और बेनी दूर खड़ा ये सब कुछ सुन रहा था। तभी वो आदमी उसके पास पहुँच जाता है और उससे भी वही सारे सवाल पूछता है। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि बेनी ने बिना एक शब्द भी इधर उधर किए बिल्कुल वही जवाब दिए जो उसकी माँ ने दिए थे। एक्चुअली इंदु हर बार नई जगह जाने से पहले अपने बेटे को पूरी कहानी शब्द वाइज याद करवा देती थी, ताकि अगर कभी कोई उनसे अलग अलग पूछताछ करे तो उनकी बनाई हुई झूठी पहचान में ज़रा भी दरार ना आए। खैर, उसके बाद सभी लोगों को उनकी इस बनाई हुई झूठी कहानी पर ट्रस्ट हो जाता है, और इस बार जैसे ही मामला शांत होता है तुरंत दोनों माँ बेटे वहाँ से निकल लेते हैं और अब नई जगह पहुँचकर नई पहचान के साथ फिर से अपनी नई शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पर इंदु अपना नाम वंदना और अपने बेटे का नाम मनु रखती है, और इस बार इंदु को एक बड़े घर में केयर टेकर का काम मिल जाता है। एक दिन घर की मालकिन उससे कहती है कि उसके बेटे वासुदेव की कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, उनकी फ़ोटोकॉपी करवा लाओ। इंदु कागज़ लेके बाज़ार चली जाती है, लेकिन जब वो वापस लौटती है तो घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा थी। तभी पूछने पर उसे पता चलता है कि वासुदेव जिस स्कूल बस से गया था उसका भयानक एक्सीडेंट हो गया है और उस हादसे में उसकी मौत हो चुकी है। और ये सुनते ही पूरे घर में मातम छा जाता है, और इंदु समझ जाती है कि अब यहाँ भी रुकना ठीक नहीं होगा। इसीलिए वो हमेशा की तरह अपने बेटे को लेकर चुपचाप वहाँ से भी निकल जाती है। दोनों बस स्टॉप पर बैठकर खाना खा रहे, तभी इंदु की नज़र एक बेहद गरीब और बेसहारा औरत पर पड़ती है। उसे उस औरत पे तरस आ जाता है, इसलिए वो अपना खाना उसे देने के लिए जाती है। तभी उस औरत के बैग से एक आईडी कार्ड नीचे गिर जाता है। इंदु उसे उठाकर देखती है तो पता चलता है कि वो आईडी कार्ड एक मेंटल हॉस्पिटल का है, यानी कि वो औरत मानसिक अस्पताल से भागी हुई थी और उसका नाम सरलीन था। बदले में वो औरत अपना वही आईडी कार्ड इंदु के हाथ में दबा देती है। शायद उसे उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इंदु के लिए ये कार्ड एक नई पहचान बन जाता है। कुछ समय के बाद इंदु को एक और काम मिल जाता है, और इस बार उसे शहर से दूर सुनसान इलाके में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला की देखभाल करनी थी। ये काम उसे एप्पे नाम का आदमी दिलवाता है, और रास्ते में वो बताता है कि दादी के बच्चे विदेश में रहते हैं, उनसे शायद ही कभी बात करते हो, और उनका स्वभाव भी बेहद गुस्सैल है, इसलिए जो भी उनकी देखभाल करने आता है ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाता। खैर, उसके बाद हम देखते हैं इंदु सुनसान घर में पहुंच जाती है। वो देखती है कि दादी अपने कमरे में सो रही है। तभी दादी के बेटे जोसेफ का कॉल आ जाता है, और इंदु कॉल उठाकर उससे बात करने लगती है। लेकिन अगले ही पल इंदु के होश उड़ जाते हैं। दादी अचानक उठती है और उस पर बंदूक तान देती है। पूछती है, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है। और इंदु यहाँ पर बिना घबराए जवाब देती है, मेरा नाम सरलिन है और एप्पे ने आपकी देखभाल के लिए मुझे भेजा है। दादी गुस्से में कहती है, उस एप्पे को तो मैं एक गोली मार दूंगी। फिर उसकी नज़र उस बच्चे पे पड़ती है। ये तुम्हारा बेटा है, इसका बाप कहाँ पर है। इंदु हमेशा की तरह वही पुराना जवाब देती है, वो अब दुनिया में नहीं है। दादी तुरंत बोलती है, अच्छा हुआ, अब मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने के लिए बना दो। और इंदु भी दादी के लिए खाना बना देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन मौका देखकर इंदु दादी से उनके परिवार के बारे में पूछती है। वो जानना चाहती थी कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई जिसकी वजह से दादी ने अपने बेटे से 15 सालों से बात नहीं की। दादी का कहना था कि मैं और मेरे पति दोनों स्वतंत्रता सेनानी थे, हमने इस देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, लेकिन हमारा बेटा उन्हीं लोगों के देश में जाके बस गया, और इसीलिए मैं उससे बात नहीं करती हूँ और मैं उसे इसके लिए कभी भी माफ़ भी नहीं कर सकती। समय बीतने के साथ साथ दादी को इंदु का स्वभाव पसंद आने लगता है। उन्हें लगता है कि पहली बार कोई इंसान उनके घर आया है जो सिर्फ नौकरी करने नहीं बल्कि सच में उनका ख्याल रखता है। खैर, हम देखते हैं इंदु भी अपने बेटे बालन का पास के स्कूल में दाखिला करा देती है,
लेकिन हमेशा की तरह वहाँ भी उसकी असली पहचान छपाई जाती है और स्कूल के रिकॉर्ड में उसका नाम वासुदेव लिखवाया गया। एक रात वालन अपनी माँ के साथ बैठा था और वो धीरे से पूछता है कि माँ, क्या हमें इस दादी से कोई खतरा है? वो हर समय बंदूक लेकर घूमती रहती है। एंड इस बात पे इंदू का कहना था कि सच कहूँ मुझे भी अभी उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, इसलिए हमें बस सावधान रहना होगा। खैर, हम देखते हैं समय बीतने के साथ साथ दादी का भरोसा इंदू पर बढ़ने लगता है। एक दिन वो अपने सबसे बड़े राज से पर्दा उठा देती है और दादी इंदू से कहती है कि मेरे पास जो बंदूक है ना, उसकी सारी गोलियां असली नहीं हैं। हरे रंग वाली गोलियां सिर्फ आवाज़ करती हैं ताकि सामने वाला डर जाए, लेकिन जो लाल रंग वाली गोलियां हैं ना, वो असली हैं और उन्हें मैं हमेशा अलग से संभाल कर रखती हूँ। और अब दादी की बात सुनने के बाद इंदू अपनी पूरी सच्चाई तो दादी के लिए नहीं बताती है, लेकिन एक कहानी के जरिए अपने अतीत की झलक ज़रूर दिखाती है। वो कहती है कि एक राक्षस था जो कि अपनी पत्नी को हर रोज़ मारता था। सालों तक वो औरत सब कुछ सहती रहती है, लेकिन एक दिन जब जुल्म हाथ से जाना पड़ जाता है तो उसने मजबूर होकर उस राक्षस की जान ले ली। इसके बाद उसे जेल की सज़ा हो गई और उसी जेल में उसने एक बच्चे को जन्म दिया। और इंदू की ये कहानी सुनकर दादी समझ जाती है कि वो किसी और की बात नहीं कर रही बल्कि खुद की बात कर रही है। ये सब सुनने के बाद दादी इंदू से कहती है कि तुम्हें अपने बेटे को और अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना चाहिए। ये घर बहुत बड़ा है और मेरी तबीयत भी अब पहले से ज़्यादा ख़राब रहती है। मुझे लगता है कि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं बचा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे बाद भी तुम यहीं पे रहो और इस घर को अपना घर बना लो। फिर दादी उसे अपनी एक आखिरी इच्छा बताती है। वो कहती है कि जब मेरी मौत हो जाए ना, तो मुझे ढोल नगाड़े बजा के लोगों के बीच शमशान या कब्रिस्तान मत ले जाना। मुझे इसी घर में दफना देना और मेरी कब्र के ऊपर एक केले का पेड़ लगा देना। और हम देखते हैं कि कुछ दिनों के बाद दादी इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह देती है और इंदू भी उनकी आखिरी इच्छा का पूरा सम्मान करती है। वो दादी को उसी घर के आंगन में दफनाती है और उनकी कब्र के ऊपर केले का एक पौधा भी लगा देती है। और अब पहली बार ऐसा लगता है कि शायद इंदू और उसका बेटा एक ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां पर उनकी भागती हुई जिंदगी को थोड़ी सी शांति मिल सके। एंड अब दादी की मौत के बाद उस बड़े और सुनसान घर में इंदू बिल्कुल अकेली रह गई थी। उसके साथ सिर्फ उसका बेटा बालन था और उसके अलावा उस घर में अब कोई भी नहीं बचा था। हालांकि दादी का जो बेटा था जोसेफ, वो कभी कभी कॉल करके अपनी माँ का हाल चाल ज़रूर पूछ लिया करता था। दादी के बेटे जोसेफ का कभी कभी फ़ोन ज़रूर आता था, लेकिन हर बार इंदू यही कहती कि दादी हमेशा की तरह उनसे बात नहीं करना चाहती। और ये सुनकर जोसेफ भी ज़्यादा जोर नहीं देता था और धीरे धीरे इंदू और बालन उसी घर में रहने लगे। पहली बार ऐसा लगा था कि उनकी ज़िंदगी अब सही रास्ते पर आ गई है और बालन भी अब स्कूल जाने लगा था। वो वहाँ पर नई नई चीज़ें सीख रहा था और उसके दोस्त भी बन गए थे। लेकिन एक दिन इंदू को घर लौटने में थोड़ी देर हो जाती है। इंतज़ार करते करते बालन पास के खेल रहे बच्चों के साथ खेलने लगता है और तभी इंदू वहाँ पर पहुँच गई। बालन को दूसरे बच्चों के साथ खेलता हुआ देखकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और वो तुरंत उसके पास जाती है और गुस्से में कहती है कि मैंने तुम्हें क्या सिखाया था कि तुम्हें यहाँ से कहीं भी नहीं जाना, चाहे मुझे कितनी भी देर क्यों ना हो जाए, तुम्हें यहीं पर मेरा इंतज़ार करना है। खैर, अब हम देखते हैं कि कुछ दिनों तक सब कुछ फिर से सामान्य चलता रहता है। लेकिन एक दिन इंदू जब बाज़ार से ख़रीदारी कर लौट रही थी, तभी अचानक उसकी नज़र शामना पे पड़ती है। सो गाइस, शामना ये वही औरत है जो जेल में उसके साथ रहती थी। शामना को वहाँ पे देखकर इंदू के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसे समझ ही नहीं आता कि वो अचानक यहाँ पे कैसे पहुँच गई। इंदू उससे नज़रें चुरा कर वहाँ से निकलने लगी, लेकिन शामना उसे आवाज़ देकर रोक लेती है एंड उससे कहती है कि उसने कुछ लड़कियों को काम पे रखा है और अब वो उसके साथ चले। लेकिन ये बात सुनते ही इंदू बिना कुछ बोले वहाँ से भाग निकलती है। इंदू को लगा था कि बाजार वाली मुलाकात के बाद शायद सामना उसे दोबारा कभी नहीं ढूंढ पाएगी और इसीलिए वो फिर से अपनी सामान्य ज़िंदगी जीने की कोशिश करती है। लेकिन एक दिन अचानक सामना सीधे उसके घर पे पहुंच जाती है और उसे सामने देखकर इंदू तो पूरी तरह सन्न हो गई थी। सामना घर के अंदर आते ही कहती है कि मैंने जिन 2 लड़कियों को काम पे रखा था अब वो यहीं पे रहेंगी। वैसे भी तूने इस घर को बहुत अच्छी से संभाल लिया है। मैंने सुना है कि यहाँ पर एक बूढ़ी दादी भी रहती थी, कहीं तूने उसे मार तो नहीं दिया? फिर वो हंसते हुए कहती है, चलो वो सब छोड़ो, अब हम यहीं पे अपना काम स्टार्ट करेंगे और मैं तुझे सब कुछ सिखा दूंगी और हम सब मिलके खूब सारा पैसा कमाएंगे। एंड अब शामना की बातें सुनते ही इंदू समझ जाती है कि अगर उसने आज कोई फैसला नहीं लिया तो उसकी और उसके बेटे की ज़िंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। उसे साफ एहसास हो जाता है कि सामना जैसी औरत को अपने आसपास जिंदा छोड़ना अब बहुत बड़ा खतरा हो सकता है और इसीलिए वो सामना की वहीं पर हत्या कर देती है। इंदू ने शामना को घर के बाहर गोली मारी थी और गोली की आवाज़ भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी। लेकिन इस इलाके के लोगों को ये कोई अजीब बात नहीं लगी, क्योंकि दादी अक्सर अपनी बंदूक से गोलियां चलाती रहती थीं, इसलिए किसी ने इस आवाज़ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया।
एंड अब इंदु शामना की लाश को घसीट कर घर के अंदर ले आती है और फर्श पे फैले खून के निशान साफ करने लगी। तभी अचानक घर का टेलीफोन बजता है और फ़ोन पे दादी का बेटा जोसेफ था। वो इंदु से कहता है कि आज वो अपने पूरे परिवार और पोते के साथ घर आ रहा है, लेकिन दादी को इसके बारे में कुछ मत बताना क्योंकि वो उन्हें सरप्राइज देना चाहता है। और वो ये भी बताता है कि अभी 2 बजे हैं और वो लोग करीब 4 बजे तक वहाँ पे पहुँच जाएंगे। और ये सब सुनते ही इंदु के होश उड़ जाते हैं क्योंकि अभी अभी उसने एक हत्या की थी और शामना की लाश भी घर के अंदर पड़ी हुई थी। ऊपर से अगर 4 बजे तक जोसेफ अपने परिवार के साथ पहुँच जाता और दादी वहाँ पे दिखाई नहीं देती तो सब कुछ पल भर में उजागर हो सकता था। इसी बीच एक और मुसीबत उसके सामने खड़ी हो जाती है। एक्चुअली बालन स्कूल से करीब 12 बजे छुट्टी के बाद घर आता था और उसे लेने हमेशा इंदु ही जाती थी, लेकिन इस बार उसके सिर पे इतनी बड़ी बड़ी परेशानियां थीं कि वो चाह कर भी बालन को लेने स्कूल नहीं जा पाती। खैर, अब हमारा सीन शिफ्ट होता है जहां पर हम देखते हैं कि स्कूल की छुट्टी के बाद बालन रोज़ अपनी माँ का इंतज़ार किया करता था। हर दिन की तरह वो आज भी वहीं पर खड़ा रहा, लेकिन आज पहली बार उसकी माँ उसे लेने के लिए नहीं आई। समय बीतता गया, फिर भी कोई नहीं आया और वो लगातार इंतज़ार करता रहा। इसके बाद हमारी कहानी जाती है एक पुलिस स्टेशन में जहाँ पर हमारी मुलाकात पवित्रन नाम के एक पुलिसकर्मी से होती है। पवित्रन का स्वभाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और उसके बारे में अक्सर थाने में तरह तरह की बातें होती रहती थीं। एंड उसी स्टेशन में एक कांस्टेबल थी जिसका नाम सिसली था और वो उसको प्यार किया करता था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और जल्दी ही शादी भी करने वाले थे। लेकिन थाने के कुछ पुलिसकर्मी सिसली को समझाते रहते थे कि उसे पवित्रन पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी अपने और किसी दूसरे में से एक को चुनने की नौबत आती है तो पवित्रन हमेशा सबसे पहले खुद के बारे में सोचता है। खैर, तभी इस पुलिस स्टेशन में एक नया मामला आता है। सूचना मिलती है कि एक छोटा लड़का स्कूल से बाहर आ गया है, लेकिन अब तक घर के अंदर नहीं पहुंचा। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि बालन था और खबर मिलते ही पवित्रन तुरंत वहां पर पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि बालन सिर्फ अंडरवियर पहने खड़ा है और बुरी तरीके से डरा हुआ दिखाई दे रहा था। पवित्रन उससे उसका नाम, घर का पता, माँ बाप का नाम, यहाँ तक कि स्कूल का नाम भी पूछता है, लेकिन बालन एक भी सवाल का जवाब नहीं देता। वो पूरी तरह चुप रहता है, मानो उसने बोलने की कसम खा रखी हो। फिर हम देखते हैं पवित्रन बालन को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले आता है ताकि फिलहाल वो सुरक्षित रह सके। लेकिन वहाँ भी जितने ज़्यादा सवाल उससे पूछे जाते बालन उतना ही चुप हो जाता। वो ना अपना नाम बताता, ना घर का पता और ना ही अपने परिवार के बारे में कुछ बोलता। अगले दिन पवित्र दोबारा उसी जगह पर पहुंचता है जहां पे बालन उसे मिला था। आसपास तलाश करने पर उसे झाड़ियों में बालन का स्कूल बैग मिल जाता है। बैग खोलकर देखने पे उसके सारे कपड़े उसी के अंदर रखे हुए थे। ये देखकर पवित्रन को समझ आ जाता है कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि सोच समझकर किया गया कोई काम है। उसे यकीन हो गया था कि बालन उससे बहुत कुछ छुपा रहा है। एंड वो तुरंत पुलिस स्टेशन वापस आता है और अपने सीनियर अफसर से कहता है कि इस मामले के पीछे ज़रूर कोई बड़ा राज छुपा हुआ है और ये छोटा सा लड़का जितना सीधा दिखाई दे रहा है उससे कहीं ज़्यादा चालाक है। लेकिन सीनियर अफसर उसकी बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। वो कहते हैं कि हाल में एक बैंक डकैती हो गई है और हमें उसी केस की जांच पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, इसलिए फ़िलहाल उसी पे फोकस किया जाए। इसके बावजूद पवित्रन इस मामले को छोड़ना नहीं चाहता था और सबसे पहले वो बारिन की स्कूल यूनिफॉर्म से उसकी स्कूल का पता निकलवा लेता है और वहाँ पे पहुँचकर पूछताछ करता है। फिर स्कूल के रिकॉर्ड में दर्ज पते पे भी जाता है, लेकिन वहाँ पहुँचकर पता चलता है कि वो पता पूरी तरह फर्जी है। इतना ही नहीं, स्कूल में दर्ज नाम वासुदेव भी नकली निकलता है, क्योंकि असली वासुदेव नाम का लड़का तो करीब 6 महीने पहले ही मर चुका था। एंड अब पवित्रन को यकीन हो जाता है कि मामला जितना साधारण दिखाई दे रहा है असल में उसे कहीं ज़्यादा उलझा हुआ है। कोई ना कोई बहुत बड़ा राज इस बच्चे से जुड़ा हुआ है और बालन जानबूझकर सबको गुमराह कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ हमें बालन को दिखाया जाता है जो अभी भी पुलिस स्टेशन में ही था। फिलहाल उसकी जिम्मेदारी कांस्टेबल सिसली को सौंपी गई थी जो कि उसकी देखभाल कर रही थी। लेकिन तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा कांड हो जाता है, क्योंकि अचानक से बालन पुलिस स्टेशन से गायब हो गया था। सिसली उसे हर जगह ढूंढती है लेकिन उसका कोई भी पता नहीं चलता और जब ये बात सीनियर अफसर को पता चलती है तो वो सिसली और पवित्रन दोनों को काफ़ी बुरी तरह डांटते हैं। आखिर उनकी लापरवाही की वजह से एक छोटा सा बच्चा गायब हो गया था। लेकिन इस मुश्किल वक्त में पवित्रन अपनी गलती मानने की बजाय पूरा दोस्त सिसली के सिर मर देता है। ये बात सिसली को अंदर तक तोड़ देती है और गुस्से में वो पवित्रन से कहती है कि लोगों ने मुझे पहले ही समझाया था कि तुम इस आदमी पे भरोसा मत करना, लेकिन मैंने सबकी बात को नज़रअंदाज करके तुम पर भरोसा किया और आज तुमने उसी का भरोसा तोड़ दिया।
और इसी के साथ सिसले पवित्र से अपनी शादी तोड़कर वहाँ से चली जाती है और अब कहानी सीधे 6 साल आगे बढ़ गई थी और अब हमें 6 साल बाद बालन को दिखाया जाता है जो कि बड़ा हो चुका था और 6 साल पहले वो जिस जगह से भागा था आज वो वहीं पर वापस लौटा था। वापस आते ही सबसे पहले वो पुलिस स्टेशन पहुँचता है जहाँ पर उसकी मुलाकात पवित्रन से होती है। स्टार्टिंग में तो पवित्रन उसे नहीं पहचान पाता क्योंकि अब वो बड़ा हो गया था, लेकिन जैसे ही बालन अपनी पहचान बताता है तो पवित्र को 6 साल पुराना मामला याद आ जाता है। हालांकि वो बालन से बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं करता क्योंकि उसके मन में आज भी यही बात थी कि उसी पुराने केस की वजह से उसकी और सिसली की शादी टूट गई थी। और तभी यहाँ पर बालन को अपनी माँ के बारे में एक बात पता चलती है। उसे पता चलता है कि उसके गायब होने के बाद उसकी माँ की मानसिक हालत पूरी तरह बिगड़ गई थी और उसे मानसिक अस्पताल में भेज दिया गया था। और अब ये सुनते ही बालन तुरंत हॉस्पिटल पहुँचता है। वहाँ पूछताछ करने पर उसे बताया जाता है कि उसके लापता होने के बाद इंदु पूरी तरह टूट गई थी, उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी थी, इसलिए उन्हें इलाज के लिए सुधार गृह यानी मानसिक अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया था। एंड उसी मेंटल हॉस्पिटल में बालन को पता चलता है कि उसकी माँ वहाँ पे पूरे 2 साल भर्ती रही थी और उसके बाद उन्हें कोई डिस्चार्ज करा कर ले गया था। और यहाँ पे सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि उस अस्पताल से ले जाने वाला कोई और नहीं बल्कि पवित्रन था। यहाँ पर उसे बताया जाता है कि जिस दिन बालन गायब हुआ था उसी दिन उसकी माँ ने 2 लोगों की हत्या कर दी थी और एक तीसरे व्यक्ति को वो मारने की कोशिश कर रही थी और इसी वजह से उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया था। ये सब सुनकर बालन समझ जाता है कि अगर उसे अपनी माँ तक पहुँचना है तो उसका एकमात्र उम्मीद अब पवित्रन ही है। बालन फिर से पवित्रन के पास पहुँच जाता है और कहता है, मुझे पता है कि सिसली दीदी से तुम्हारी शादी क्यों नहीं हो पाई थी, तुम आज भी उसी बात का गुस्सा मुझ पर निकाल रहे हो, लेकिन अगर मैं उस इंसान तक तुम्हें पहुंचा दूं जिसे तुम 6 साल से ढूंढ रहे हो तो क्या तुम मुझे मेरी माँ से मिलवा दोगे। और अब यहाँ पे बालन अपनी बात बताना स्टार्ट करता है। वो कहता है कि उस दिन पुलिस स्टेशन से भागने वाला सिर्फ मैं नहीं था, मेरे साथ एक आदमी भी भागा था और यहीं से कहानी फिर से 6 साल पीछे चली जाती है। हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन से भागने के बाद बालन चुपके से एक ट्रक में छुप गया था, लेकिन उसी ट्रक में अब्बास नाम का एक खतरनाक अपराधी भी छुपा हुआ था। एक्चुअली कुछ समय पहले ही अब्बास ने एक बैंक में डकैती डाली थी और पुलिस उसकी तलाश में लगी हुई थी। वो हर बार पुलिस को चकमा देकर बच निकलता था। ट्रक के अंदर अब्बास की नज़र बालन पे पड़ती है। थोड़ी देर बाद जब वो अपने ठिकाने की तरफ जाने लगता है तो बालन भी उसके पीछे चल पड़ता है। अब्बास उसे कई बार डांट कर भगाने की कोशिश करता है, लेकिन बालन उसका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेता और मजबूर होकर अब्बास उसे अपने साथ रख लेता है। जब अब्बास उसे उसका नाम पूछता है तो बालन अपनी असली पहचान छुपाकर पवित्र नाम बता देता है। धीरे धीरे पता चलता है कि अब्बास हर तरह के गैर कानूनी धंधों में शामिल था, चोरी, तस्करी, नशे का कारोबार। ऐसा शायद ही कोई गलत काम होगा जो उसने नहीं किया हो। अब बालन भी उसी के साथ रहने लगा था तो अब्बास उसे छोटे छोटे काम सिखाने लगता है। और हैरानी की बात तो ये थी कि बालन हर काम को बहुत ही जल्दी सीख जाता था। धीरे धीरे अब्बास के साथ रहने वाले सभी लोगों को बालन बहुत पसंद आने लगा। सबसे बड़ी वजह यह थी कि वो छोटा बच्चा था, इसलिए किसी को भी उस पर शक नहीं होता था और यही कारण था कि अब्बास और उसके साथी उससे छोटे मोटे गैर कानूनी काम करवाते थे। ज़्यादातर बालन का काम अलग अलग जगह सामान पहुंचाने का होता था। उसने कई साल तक यही काम किया, लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच बालन एक बात कभी नहीं भूलता था। वो बार बार अब्बास को कहता रहता था कि मुझे अपनी माँ को ढूंढना है, किसी भी हालत में मुझे उनसे मिलना है। अब्बास ने भी उसकी माँ को ढूंढने की काफ़ी कोशिश की थी, लेकिन उसे इंदु का कोई भी सुराग नहीं मिला। आखिरकार बालन फैसला करता है कि उसे वहीं से तलाश स्टार्ट करनी होगी जहाँ से वो 6 साल पहले भागा था और इसीलिए वो वापस शहर लौटने का निर्णय लेता है और इस बार अब्बास भी उसके साथ था। दोनों मिलकर इंदु के बारे में छानबीन करना स्टार्ट कर देते हैं और इसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि पुलिस पिछले कई सालों से अब्बास की तलाश कर रही थी। वो पुलिस की मोस्ट वांटेड सूची में शामिल था और यही वजह थी कि बालन ने पवित्रन के सामने अब्बास को पकड़वाने की बात कही थी। इसी दौरान ये भी पता चलता है कि अब्बास ने इंदु की पूरी हिस्ट्री निकाल ली थी।